आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वीएस पाठशाला में। ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है ना, आज पढ़ना था भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है ना, पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सारे आर्टिकल को। देखिए जो भाग 1 था, भाग 1 में था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र था। क्या था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक था। ठीक ना, फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा 5 से 11 था वो था मेरा नागरिकता। हम लोग को क्या था? नागरिकता। फिर उसके बाद जो आया था मौलिक अधिकार। ठीक ना, क्या था? मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार कहाँ तक आर्टिकल था? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार था। ठीक है ना, या फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार था। हम लोग आर्टिकल 1 और 4 को जो लोग भी नहीं देखे हैं वो पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक, फिर भी जो नए हैं उनके लिए मैं रिवीजन कर देता हूँ कि आर्टिकल 1 में जो 1 से लेकर 4 तक था आर्टिकल फर्स्ट था भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में था विदेशी राज्यों का विलय था। आर्टिकल जो 3 था वो अपने ही राज्यों का नाम बदल सकता है और सीमा क्षेत्र बदल सकता है, सीमा क्षेत्र चेंज कर सकता है। आर्टिकल 4 था जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग होता रहे तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर नागरिकता में जो था, नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया, ये सब चीज बता दें। नागरिकता सबसे पहले विवरण जो अरस्तु ने दिया था। ठीक, आर्टिकल 5 में था प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जो भारत में रहे शुरू में जो स्वतंत्रता के पहले जितने भी लोग थे भारत में उन सभी को नागरिकता। आर्टिकल जो 6 में था, आर्टिकल जो 6 है उसमें पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता। ठीक, आर्टिकल जो 7 है भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से कहीं भारत चले, उनके लिए नागरिकता है। आर्टिकल जो 8 था वो विदेश में भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता नष्ट नहीं की जाएगी। आर्टिकल जो 10 था ये आपकी नागरिकता को बचाने का काम करता है, अर्थात कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब आपकी नागरिकता नष्ट नहीं की जाएगी। आर्टिकल जो 11 था ये सारे जो नागरिकता संबंधी कानून है ये भारत का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? भारत का संसद बनाएगा, संसद बनाएगा और संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है भाग 1, भाग 2 और मौलिक अधिकार भी पढ़ लिए हैं या मूल अधिकार भी पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 में। आर्टिकल 12 था इसमें क्या था कि मौलिक अधिकार की परिभाषा या मूल अधिकार की परिभाषा थी। आर्टिकल जो 13 था वो अल्पीकरण था। क्या था? अल्पीकरण की बात किया था। ठीक है, आर्टिकल से 14 से लेकर के 18 ये समानता का अधिकार की बात किया था। समानता का अधिकार किसमें था? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का किसकी बात किया है? समानता के अधिकार। इसमें है विधि के समक्ष समानता। फिर आर्टिकल 15 में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर समानता। फिर सरकारी जॉब में सहायता, मतलब सरकारी जॉब। आर्टिकल जो 16 है वो बोला है कि लोक निर्वाचन की बात किया है या सरकारी चीजों में समानता बात किया है कि किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ आरक्षण की बात किया है SC ST। आर्टिकल जो 17 था वो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत था। ठीक, जो आर्टिकल 18 था वो उपाधियों का अंत था। आर्टिकल 18 क्या था भैया? उपाधियों का अंत था। अब आ जाते हैं कि आर्टिकल 19 से लेकर के 23, आर्टिकल 19 से लेकर के जो 22 तक था ये स्वतंत्रता का अधिकार था। किसका अधिकार था? स्वतंत्रता का अधिकार था। किसमें? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार था इसमें। ठीक, हमने देखा था कि आर्टिकल 19 में टोटल हम लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। ठीक है ना, जिसमें क्या कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसको बढ़िया से हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें बोलने की आजादी, क्या कहते हैं कि बोलने की अभिव्यक्ति थी पहले वाले में, बोलने की आजादी थी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, किसी क्षेत्र में बस जाने की आजादी थी, संपत्ति अर्जित करने की आजादी थी, लेकिन उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। फिर उसके बाद तक कोई भी व्यवसाय करने की आजादी थी। ठीक है, फिर आर्टिकल 19 हो गया। तो आर्टिकल 20 में क्या है कि इसमें एक काम की एक सजा थी। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या बोला कि कोई भी दोषी है यानी कोई भी दोष किया है या कोई भी कुछ मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, यानी एक दोष की तुमको सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी। ठीक ना, और सजा उस नियम के आधार पर दी जाएगी और सजा के बाद कैदी को क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल 20 में था। और आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 20 में एक और चीज था कि दोषी को तब तक दोषी नहीं बोला जाएगा, दोषी तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसे न्यायालय करार ना दे दे कि हाँ भैया ये दोषी है, तब तक उसको कुछ नहीं कहा जाए। जैसे कोई चोर है आप उसको चोर तब तक नहीं कह सकते जब तक न्यायालय ना कह दे कि हाँ इसने चोरी की है। ठीक है, आर्टिकल 20 में ही था। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। किसमें? इसमें आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 में
आर्टिकल 22 में है कि गिरफ्तारी से पहले किसी को कारण बताना होगा। आर्टिकल 22 में क्या होगा, गिरफ्तारी से पहले कारण बताना या वारंट बताना होगा। फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, ये भी बता दिए थे। और इसके बाद था कि इसको मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता है, किसमें, आर्टिकल 22 में था। आर्टिकल 23 देखिए, आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 जो था, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में था बाल श्रम बेरोजगारी के बारे में था। आर्टिकल जो 24 था 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में थे। आर्टिकल 25 से लेकर के जो 28 तक था, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। ये किसकी बात स्वतंत्र, ये शोषण के विरुद्ध था। 23-24 किस, आर्टिकल 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध। और आर्टिकल जो 25 से 28 है, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात क्या है। आर्टिकल 25 में जो है वो है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात किया है, यानी कि आप अंतर्मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। आर्टिकल जो 26 था, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया है। आर्टिकल जो 27 है, उसमें बोला गया कि ये धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 जो था, आर्टिकल 28 में हमने ये बताया, ये है कि आर्टिकल 28 में कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इतना ये चीज था। और आर्टिकल 29 देखिए, इसमें क्या है, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात किया गया। किसके, अल्पसंख्यकों के हितों की। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की, उनकी क्या लैंग्वेज को बचा के रखा जाएगा, सब सरकार का काम होता है। और आर्टिकल 30 में क्या है कि उनके शिक्षा संबंधी संरक्षण की बात किया गया। अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है, तो अपना क्या कहते हैं कि कोई शिक्षण संस्थान खोल देगा और उसमें सरकार उसकी सहायता भी करेगी। आर्टिकल 31 में हमने बताया था कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई, याद रखिएगा। एक 19 है, उसमें क्या कहते हैं कि अर्जित संपत्ति की चर्चा की गई, और यहाँ पे आर्टिकल 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई, संपत्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 32 में हम बताए हैं कि संवैधानिक इसका उपचार बताया गया है, ठीक है ना। और आर्टिकल 32 के तहत ही 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि आर्टिकल 33 सेना अथवा मीडिया अथवा गुप्तचर के कुछ मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 का बोला गया है कि आर्टिकल 34 में भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है, यानी सेना का नियम लगाया जा सकता है। आर्टिकल जो 35 है, अब देखिए भैया, आर्टिकल जो 35 है, आर्टिकल 35 क्या कहता है कि जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अच्छी तरीके से चालू कराने की, मतलब उसको जारी कराने की चर्चा किया कि हाँ अच्छे तरीके से उसको लागू कराने की चर्चा है, किसमें, आर्टिकल 35 में। तो देखिए, अब देखिए इसमें से जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ने पे पढ़ा, इसके बाद में हम रिवीजन कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में इतने जो आर्टिकल हैं ये केवल भारतीयों को दिए जाएंगे, ठीक। जैसे कोई विदेशी आ गए, इतने, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 कितने मिलेगा, केवल भारतीयों को। और आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 21A हो गया, 24 हो गया, और 23 हो गया, 24 हो गया, और 25 हो गया, 28 हो गया। ये भारतीय तथा विदेशी दोनों को दिया जाएगा, ठीक, भारतीय तथा विदेशी दोनों को दिया जाएगा। ये लिया गया है आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से, किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड ने किस देश से लिया था, तो स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने किस देश से लिया था, तो वो स्पेन से लिया था, ठीक है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो है, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब उतने पैसे नहीं थे, उतना हमारा देश संपन्न नहीं था। इसीलिए केटी शाह ने कहा, क्या बोला है कि केटी शाह ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपने इच्छानुसार करेगी, ठीक ना। केटी शाह क्या बोले कि ये एक ऐसा चेक है, ये एक ऐसा बैंक का चेक है जिसका यह भुगतान सरकार अपने इच्छानुसार करेगी, धीमे 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 धीमे, ठीक ना। तो वही, अब देखिए, और लोगों ने कहा कि राज्य निर्देशक, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये मेरा लक्ष्य है, इसको धीमे 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 वहां तक पहुंचना है, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं कि एक एक आर्टिकल तक के भाग 4 में देख लेते हैं, 36 से 51 तक के आर्टिकल को पूरा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो आर्टिकल 36 में है वो, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किसमें है, आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 में क्या है कि इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तन, इसे देखो ये वाद योग्य नहीं है, इसको, इसके लिए आपको न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक। यानी डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन इसके पहले जो आर्टिकल था, इसके पहले जो भाग था, उसको हम लोग न्यायालय में चुनौती दे सकते थे। हमने देखा कि आर्टिकल 32 के तहत उसमें 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, यानी अगर हमारा मूल अधिकार हनन हो रहा था तो हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सीधा क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, हाई कोर्ट में नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ भी होगा तो सरकार पहले ही बोल दी कि भैया हमारा ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब यदि आर्टिकल 37 में यही बोला है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, अर्थात ये वाद